ठीक है, तो इसका जो भी इक्वेशन होता है वो x एंड t का फंक्शन होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वो x और t का फंक्शन होगा, और इसको लिखते हैं a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, या फिर a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स। जब यहाँ माइनस लिखा होगा तो इसका मतलब है कि जो वेव है, वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और अगर इसमें प्लस लिखा हुआ है तो प्लस का मतलब है वेव इज ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। यहाँ एक्स लिख देना, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। जैसे कोई भी वेव है, इधर वाई डिस्प्लेसमेंट, और इस पॉइंट का तुम्हें पोजीशन बताना है। इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे वाई एक्स टी प्लॉट करोगे। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, पॉजिटिव एक्स की तरफ है, तो हम लिखेंगे ये वाला इक्वेशन, और अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स की तरफ है तो ये वाला इक्वेशन लिखेंगे। अब इसमें जो जो टर्म यूज हुआ है, जैसे ए ओमेगा या फिर के, उसका मतलब समझेंगे। लिखना वेयर ए इज एम्पलीट्यूड। एसएचएम में भी बताए थे कि ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, ए को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, कॉपी रिवाइज करना है एसएचएम का। ओमेगा, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और के है तुम्हारा वेव नंबर। एक यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म इंट्रोड्यूस होता है के, जिसको हम वेव नंबर बोलते हैं। ये स्प्रिंग कांस्टेंट वाला के नहीं है, इस के को वेव नंबर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू जो है, के की जो वैल्यू है वो होता है 2 पाई बाई लेमडा, वेयर लेमडा इज वेवलेंथ। लेमडा को वेवलेंथ बोलते हैं। वेव के लिए वेवलेंथ का डेफिनेशन लिखना। लिखो, वेवलेंथ को लेमडा से रिप्रेजेंट करेंगे। डेफिनेशन लिखना, लिखो डिस्टेंस बिटवीन, it is distance between two particles, it is distance between two consecutive particles, it is distance between two consecutive particles, distance between two consecutive particles which are in same phase, which are in same phase, which are in same phase, or or it is the distance traveled by, or it is the distance traveled by wave, or it is the distance traveled by wave in one time period. It is the distance traveled by wave in one time period. इसमें एक वर्ड यूज हुआ फेज। फेज का क्या मतलब है, लिख लो। लिखना फेज में आर्गुमेंट ऑफ, आर्गुमेंट ऑफ साइन, आर्गुमेंट ऑफ साइन इन द वेव इक्वेशन, argument of sine in the wave equation, argument of sine in the wave equation is called phase, is called phase।
तो जैसे हमने जो इक्वेशन लिखा था y इज ए फंक्शन ऑफ एक्स टी, इसमें क्या था a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो साइन का जो भी आर्गुमेंट है ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसी को फेज बोलते हैं। और सेम फेज होने का मतलब है कि ये जो वैल्यू होगा साइन के अंदर का वो सेम होगा। किसी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कब कैलकुलेट करेंगे, जब ये आर्गुमेंट जो है जिसको फेज बोलना है वो बराबर हो जाए दो पॉइंट के लिए। या फिर उसका अदर डेफिनेशन क्या था, एक टाइम पीरियड में कवर किया हुआ डिस्टेंस, वेव जो एक टाइम पीरियड में डिस्टेंस कवर करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। लिखना, नेक्स्ट टाइम पीरियड लिख दो, टाइम पीरियड ऑफ वेव ये भी एसएचएम में बताया टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट, या बाय वेव नहीं बाय पार्टिकल लिख दो, बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। सेम डेफिनेशन उधर भी लिखवाए थे, अराउंड इट्स मेन पोजीशन। जो भी पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहा होता है, वेव आगे की तरफ मूव करेगा लेकिन मीडियम के जो पार्टिकल है वो एसएचएम करता है। कोई भी वेव अगर किसी मीडियम में ट्रेवल कर रहा है उसमें जो डिस्टरबेंस है पार्टिकल का वो होता है इन टर्म्स ऑफ एसएचएम। हर एक पार्टिकल अपने मेन पोजीशन के अबाउट एसएचएम करेगा, तो उस एसएचएम को कंप्लीट करने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं, व्हिच इज गिवन एज t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव लिखना, the velocity with which the velocity with which velocity with which wave propagate velocity with which wave propagates velocity with which wave propagates in a given medium, in a given medium, in a given medium is called is called wave velocity, या velocity of wave is called wave velocity। लिखना, it is also defined as it is also defined as it is always also defined as wavelength 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 divided by time period of wave, wavelength divided by time period of wave, wavelength divided by time period of wave, or v is equal to lambda by t, and 1 by t is equal to frequency। 1 by 2 कितना होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, इसलिए जो वेव वेलोसिटी है उसको ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, दैट इज wave velocity is equal to frequency into wavelength। अगर फ्रीक्वेंसी दिया होगा, वेवलेंथ दिया होगा, तो किसी भी वेव की वेलोसिटी डायरेक्टली इधर से कैलकुलेट कर सकते हो।
नोट में लिख लो, एक नोट में लिखना, when wave when a wave propagates in a given medium, when a wave propagates in a given medium, propagates in a given medium, particles of particles of the medium particles of the medium particles of the medium undergo simple harmonic motion, undergo simple harmonic motion, undergo simple harmonic motion on, yeah, about undergo simple harmonic motion about their mean position, about their mean position, and this continuous and this continuous disturbance and this continuous disturbance of each particle and this continuous disturbance of each particle continuous disturbance of each particle give formation of wave give formation of wave in that medium give formation of wave in that medium. Full stop. Next point लिखना, during propagation of wave during propagation of wave during propagation of wave only disturbance only disturbance only disturbance propagates from one place to another place only disturbance propagates from one place to another place without any transfer of without any transfer of without any transfer of without any transfer of matter matter of the medium without any transfer of matter of the medium without any transfer of matter of the medium. थर्ड लिखना, general equation of general equation of wave general equation of wave is given as general equation of wave is given as y is equal to x comma t a sin omega t plus minus kx plus phi. ठीक है, और यहाँ जो फाई टर्म आता है इसको बोलते हैं इनिशियल फेज, जो भी एसएचएम में भी बताए थे इनिशियल फेज. ये इनिशियल फेज क्यों आता है? जो भी इनिशियल फेज है वो डिपेंड करता है हमारे ऑब्जर्वेशन पे कि हमने जब पार्टिकल को देखा तो उसका कुछ इनिशियल डिस्टरबेंस था कि नहीं. ठीक है, अगर इनिशियल डिस्टरबेंस होगा तो फाई आएगा, और अगर इनिशियली पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे होगा तो ये फाई नहीं आएगा. ये जनरल इक्वेशन है, प्लस माइनस डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, प्लस फाई फेज चेंज है, इनिशियल फेज है तो दिखेगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा. ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे. नेक्स्ट हेडिंग है वेव ऑन स्ट्रिंग. वेव ऑन स्ट्रिंग स्पेशल केस है वेव का, जिसको ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं. वेव ऑन स्ट्रिंग, अगर किसी स्ट्रिंग पे वेव जनरेट हुआ है तो उसका जो टाइप होता है वो ट्रांसवर्स वेव का होता है.
जैसे एक स्ट्रिंग था, इस पॉइंट को अगर प्लग करोगे तो इसमें एक डिस्टरबेंस प्रोपागेट होगा, जिसके चलते इसका शेप इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, ये इसका इनिशियल शेप था। इस पॉइंट पे अगर प्लग कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, तो जो वेव का शेप है कुछ इस तरीके का हो जाता है। और ये जो पोर्शन अभी दिख रहा है, ये कुछ देर बाद आगे की तरफ ट्रेवल करेगा, ये आगे की तरफ, और वो वाला पोर्शन गायब हो जाएगा। ये किसी एक पॉइंट पे अगर फोटो क्लिक करोगे स्ट्रिंग का तो इस तरीके का दिखेगा। तो ये जरूरी नहीं कि हर पॉइंट ये यहीं पे होगा, ये तुमको ऐसा फील होगा कि ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये जो पीक पॉइंट है कुछ देर में इधर चले जाएगा, कुछ देर में आगे आगे ऐसे मूव करेगा। इधर वेव वेलोसिटी v है। और अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो पहले ये पॉइंट इधर था, इधर, अभी कहाँ चला गया, इधर चला गया। ये पॉइंट इधर था, इधर चला गया, ये इधर था, इधर आ गया। तो वेव आगे की तरफ जा रहा है, प्रोपेगेट, ये आगे की तरफ हो रहा है, लेकिन पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेव के प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। किसी भी पॉइंट का अगर तुम्हें इक्वेशन चाहिए तो y इक्वल्स टू एक्स कॉमा टी, डिस्प्लेसमेंट जो है वो पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा और टाइम पे भी डिपेंड करेगा। तो v पॉजिटिव एक्स की तरफ है, इसलिए इसका इक्वेशन आएगा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहाँ a ये एम्पलीट्यूड है। लेमडा क्या होगा, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में, दोनों जो पीक पॉइंट है उसके बीच में अगर डिस्टेंस मेजर करोगे तो ये वैल्यू लेमडा देगा तुमको, यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ लेमडा। और लेमडा इधर दिखता है, के टर्म में लेमडा दिखता है, क्योंकि लेमडा अगर रिप्रेजेंट करोगे तो वो होता है के इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा। और ये डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगता है, जैसे ये जो डिस्टरबेंस है यहाँ से यहाँ ट्रेवल करके आएगा, उसमें जो टाइम लगेगा वो उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। और टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है कि अगर किसी भी स्ट्रिंग पे वेव चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे वेव वेलोसिटी ऑन स्ट्रिंग। वेव वेलोसिटी ऑन स्ट्रिंग लिखना, लिखो velocity of wave on string, velocity of wave on string depends on, velocity of wave on string depends on number one, depends on number one tension in the string, depends on number one लिखोगे tension on string, या सॉरी tension in string, number two mass per unit length, mass per unit length और linear density of string। जो भी वेलोसिटी है स्ट्रिंग का, सॉरी वेव का स्ट्रिंग पे, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितने का है और जो भी उसका मास है पर यूनिट लेंथ, या जिसको लीनियर डेंसिटी बोलते हैं उस पे। एंड इट इज गिवन एज
is given as V is equal to root over T by mu, where T is equal to टेंशन और mu जो है ये है लीनियर डेंसिटी। टेंशन का यूनिट होता है न्यूटन और लीनियर डेंसिटी का यूनिट होगा केजी पर मीटर। तो ये तुम्हारा वेलोसिटी है। अगर स्ट्रिंग में टेंशन नहीं है तो उस पर वेव जनरेट नहीं होगा, और वेव जनरेट नहीं होगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी नहीं होगी। तो ये टेंशन होना पक्का, टेंशन होगा तभी उसमें वेव जनरेट कर सकते हो। हो गया? नेक्स्ट हेडिंग लिखो साउंड वेव। और साउंड वेव जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लिखना in a medium in a medium in a medium sound wave travels in form of in a medium sound wave travels in form of compression and rarefaction in form of compression and rarefaction compression and rarefaction of the medium during propagation of full stop देकर के full stop during propagation of sound wave during propagation of sound wave during propagation of sound wave pressure at a point in the medium pressure at a point in the medium pressure at a point in the medium changes continuously changes continuously sometime it becomes maximum sometime it becomes maximum sometime it becomes maximum which is called compression sometime it becomes maximum which is called compression and sometimes it becomes minimum and sometimes it become minimum which is called rarefaction देखो तो साउंड जब ट्रेवल करता है, जैसे मान लेते हैं ये मीडियम है, इस मीडियम से साउंड ट्रेवल कर रहा है, तो किसी भी लोकेशन पे अगर जाकर के देखोगे तो उसका जो प्रेशर होगा वो कंटिन्यूअसली वेरी करेगा। किसी इंस्टेंट पे उस पॉइंट पे प्रेशर मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो जब इस पॉइंट का प्रेशर मैक्सिमम है तो इसके बगल वाले जो भी पॉइंट है उसका प्रेशर मिनिमम होगा। उसको शो ऐसे करते हैं, यहाँ कंप्रेशन जोन है तो इसलिए इसको कंप्रेशन बोलते हैं, जहाँ पे प्रेशर मिनिमम होगा। इधर डेंसिटी घट जाता है या प्रेशर घट जाता है तो इसलिए इस जोन को हम रेयरफैक्शन बोलते हैं। और अगेन रेयरफैक्शन आएगा, फिर उसके बाद कंप्रेशन जोन आएगा। मतलब अगेन डेंसिटी उसके एडजेसेंट वाला जो भी रीजन होगा उसमें डेंसिटी बढ़ जाएगी, फिर इसके बाद रेयरफैक्शन
और ऐसा पैटर्न आगे की तरफ फ्लो करता है और इसी पैटर्न को हम डिस्टरबेंस बोलते हैं। जब साउंड वेव इधर से ट्रेवल करेगा तो इधर कंप्रेशन, फिर रियरफैक्शन, कंप्रेशन, रियरफैक्शन, एक इंस्टेंट पे देखोगे तो फिर इसी हो सकता है अगला इंस्टेंट पे यहाँ जहाँ पहले कंप्रेशन बना था वहां पे रियरफैक्शन होगा। फिर उसके जब जब इस पॉइंट पे रियरफैक्शन होगा तो उसका अगला सिनेरियो क्या होगा कि जहाँ पे पहले रियरफैक्शन था वहां पे अब कंप्रेशन बनेगा और v वेलोसिटी से यही डिस्टरबेंस आगे की तरफ ट्रेवल करेगा। तो जब भी साउंड वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करता है तो उस मीडियम का प्रेशर कंटिन्यूअसली वैरी करता है, कहीं पे ज्यादा हो जाता है, कहीं पे कम हो जाता है। जहाँ पे ज्यादा होगा मतलब उस पॉइंट को कंप्रेशन बोलते हैं और जहाँ पे कम होगा उस रीजन या उस पॉइंट को रेयरफैक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन अ गिवन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन अ गिवन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन अ गिवन मीडियम। लिखना velocity of sound wave, velocity of sound wave depends on, velocity of sound wave depends on density of the medium, depends on density of the medium, depends on density of the medium and 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 elasticity of the medium, depends on density of the medium and elasticity of the medium। ठीक है, साउंड वेव का जो प्रोपगेशन है, जो भी उसकी स्पीड है, वो दो चीजों पे डिपेंड करेगी कि उस मीडियम की इलास्टिसिटी कैसी है या फिर उस मीडियम का डेंसिटी कैसा है। तो इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलास्टिक कांस्टेंट का यूज करते हैं, जैसे बीटा हो गया या फिर यंग्स मॉडुलस हो गया, इन सारी चीजों का यूज करते हैं। तो लिखना if E is elastic constant of a medium and yeah, elastic constant of a medium and rho is density of the medium, then speed of sound is given as v equals to E by rho v equals to E by rho। E क्या रिप्रेजेंट करता है, मीडियम की इलास्टिसिटी, और रो जो है वो डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है। तो साउंड जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रेवल कर सकता है। साउंड जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकता है। इसलिए अलग अलग मीडियम के लिए जो हम वेव निकालते हैं या वेव वेलोसिटी निकालते हैं वो अलग अलग होता है, क्योंकि इस ई के वैल्यू चेंज होगी। फॉर लिक्विड एंड गैसेस ई चेंज हो जाएगा, या फिर सॉलिड के लिए भी ई की वैल्यू बदल जाएगी। तो नोट में लिखोगे, नोट में लिखो फॉर सॉलिड्स E is equal to यंग्स मॉडुलस जिसको y से रिप्रेजेंट करते हैं, सो v is equal to y by rho। अगर कोई भी सॉलिड है जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, उसका यंग्स मॉडुलस देगा और उसका डेंसिटी देगा। इस फॉर्मूला को यूज करके वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो कि उसमें साउंड जब प्रोपागेट करेगा किस स्पीड से या किस वेलोसिटी से करेगा।
दूसरा लिखेंगे फॉर लिक्विड्स E is given by bulk modulus जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. सो y की जो वैल्यू हो जाती है, सॉरी v का जो वैल्यू होता है वो होता है बीटा बाई रो. बीटा को बल्क मॉडुलस बोलते हैं और लिक्विड के लिए बीटा प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता. फॉर लिक्विड बीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेस. इसलिए जो भी बीटा दिया होगा या जो भी बल्क मॉडुलस दिया होगा उसको सीधे पुट करोगे, लिक्विड का डेंसिटी पुट करोगे, वेलोसिटी आ जाएगा. थोड़ा सा दिक्कत होता है गैसेस के केस में. गैसेस के केस में ये जो बल्क मॉडुलस है वो प्रोसेस डिपेंडेंट होता है, मतलब प्रोसेस पे डिपेंड करेगा और जब प्रोसेस पे डिपेंड करेगा तो उसी के अकॉर्डिंग वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे. तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना. ये क्या है फॉर गैसेस. फॉर गैसेस ई को रिप्लेस करोगे बीटा से, बट इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस. प्रोसेस जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक प्रोसेस. ठीक है. तो जब प्रोसेस तुम्हारा when propagation of sound is when propagation of sound is isothermal. जब साउंड प्रोपागेट हो रहा है और मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, इसको बोलेंगे प्रोपागेशन ऑफ साउंड इज आइसोथर्मल. जो कि किसने बताया था? न्यूटन ने. प्रोपागेशन ऑफ साउंड इज आइसोथर्मल गिवन बाय न्यूटन. then beta is equal to pressure of the medium. Pressure of the medium, जो भी बल्क मॉडुलस है उसका वैल्यू मीडियम के प्रेशर के बराबर हो जाता है. और अगर ये मीडियम के प्रेशर के बराबर हो गया तो वेलोसिटी जब कैलकुलेट करोगे, तो कितना आएगा? v is equal to p by rho. ये था किसके द्वारा? बाय न्यूटन. न्यूटन ने बताया था कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हम मान रहे हैं तो जो भी वेलोसिटी आएगा वो होगा p बाई रो के बराबर, रूट ओवर p बाई रो. लेकिन जब यहाँ से कैलकुलेट करा गया तो जो हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करा था एयर के लिए और जो इस फॉर्मूला से आया दोनों मैच नहीं कर रहे थे. तो ये जो अजम्पशन था ये इनवैलिड हो गया. इनवैलिड अजम्पशन. ये जो अजम्पशन था ये इनवैलिड हो गया क्योंकि जो भी न्यूटन ने बताया था कि साउंड प्रोपेगेट कर रहा है आइसोथर्मल, वो आइसोथर्मल ही कर नहीं रहा था. क्योंकि जब हमने यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुट किया, डेंसिटी ऑफ एयर पुट किया, तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था उसके बराबर नहीं आया स्पीड ऑफ साउंड. तो ये गलत हो गया. तो फिर एक दूसरे साइंटिस्ट ने बताया कि जो साउंड है वो आइसोथर्मल प्रोपेगेट नहीं करता है, जो प्रोपागेशन ऑफ साउंड है वो एडियाबेटिक होता है. प्रोपागेशन ऑफ साउंड इज एडियाबेटिक, जिसको बताया था लाप्लास ने. और लाप्लास ने बोला कि जब प्रोपगेशन एडियाबेटिक है तो इस केस में जो बीटा होता है वो बराबर होता है गामा टाइम्स प्रेशर. या गामा को क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक इंडेक्स, जो हमने कहाँ पढ़ा था. एडियाबेटिक इंडेक्स कहाँ पढ़े हो? थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी में. ये जो है ये एडियाबेटिक इंडेक्स है. और जब इसको यहाँ पुट करा गया गामा इंटू पी, तो ये सही आया था जो कि लाप्लास ने बताया.
तो यहाँ से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और जो भी तुम्हारा थियोरिटिकल वैल्यू था सब मैच हो रहा था। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर वो अबाउट 340 के आसपास आ रहा था, फॉर्मूले से भी और एक्सपेरिमेंटली भी। तो इसलिए जो लैपलास का अजम्पशन था उसको लोगों ने मान लिया, न्यूटन का अजम्पशन जो था वो गलत हो गया। चलो फिर ठीक है, अभी क्लास में इतना ही, बाकी करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।